शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें एयरशॉट ऐप भी। وأنا أراه معمر القذافي قائد أممي. أنا أدافع عن الملايين. أنا سنوجه نداء للملايين من الصحراء إلى الصحراء، وسنزحف أنا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة। ये आवाज है उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया पर 40 साल से भी ज्यादा वक्त तक राज करने वाले तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी की। ये साउंड क्लिप जो आपने सुनी, उसमें वो अपने सहयोगियों के साथ लीबिया के बुरे लोगों और गंदगी को देश के कोने कोने से साफ करने की बात कह रहा है। खुद को एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी लीडर बताने वाले मुअम्मर गद्दाफी ने एक बार कहा था कि वो सत्ता छोड़ने के बजाय मरना पसंद करेगा। ये और बात है कि गद्दाफी का सत्ता का जुनून बहुत से लोगों की मौत का कारण बन गया। उसके इसी पागलपन और क्रूरता से भरे शासनकाल की वजह से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने उसका नाम मैड डॉग ऑफ द मिडिल ईस्ट रख दिया था। मैं हूं सौरभ और एयरशॉट की तानाशाह सीरीज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अपनी ताकत, सनक, वर्जिन फीमेल बॉडीगार्ड्स और स्टाइलिश कपड़ों के लिए जाने जाने वाले बर्बर तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी की, जिसने लीबिया के राजा किंग इदरीस से सत्ता छीन खुद को राजाओं का राजा घोषित कर दिया था। कैसे बना यह हैंडसम मिलिट्री ऑफिसर दुनिया के सबसे दुष्ट तानाशाहों में से एक? सुनिए सिर्फ ये शॉट पर। मुअम्मर अल गद्दाफी, जिसे कि कर्नल गद्दाफी के नाम से भी जाना जाता है, उसका जन्म 7 जून 1942 यानी 7 जून 1942 को लीबिया के सिरते शहर में हुआ। अपनी यंग एज में गद्दाफी अरब नेशनलिज्म से काफी प्रभावित था और मिस्र के नेता गमाल अब्दुल नस्सेर का बहुत बड़ा फैन था। साल 1961 में मुअम्मर गद्दाफी ने बेंगाजी की रॉयल मिलिट्री एकेडमी में प्रवेश किया। बाद में उसने यूनाइटेड किंगडम से भी 4 महीने तक मिलिट्री ट्रेनिंग ली। मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद गद्दाफी ने लीबिया की फौज में कुछ उच्च पदों पर काम भी किया। इसी दौरान उसका राजा से कई चीजों पर मतभेद होता रहा। लीबिया के किंग इदरीस को गद्दी से हटाने के लिए गद्दाफी ने एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप ज्वाइन कर लिया। गद्दाफी और उनके सपोर्टर्स के हाथ अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरा अवसर सितंबर 1969 में तब आया जब किंग इदरीस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए टर्की गए हुए थे। गद्दाफी और उसके सपोर्टर्स ने टर्की में खून का एक भी कतरा बहाए बिना लीबिया में तख्ता पलटकर किंग इदरीस को सत्ता से हमेशा के लिए उखाड़ फेंका। यह इतिहास के सबसे शांत मिलिट्री कूज में से एक था जो बिना किसी गोलीबारी और हिंसा के किया गया। इसी के साथ मात्र 27 साल की उम्र में गद्दाफी लीबिया का शासक बन गया। अपनी पहली स्पीच में गद्दाफी ने कहा कि लीबिया अब एक स्वतंत्र देश है जिसे उसकी रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल गवर्न करेगी। उसने साथ ही साथ आगे यह भी कहा कि अब उसके देश के लोग भाईचारे की भावना के साथ आगे बढ़ेंगे। पूरे देश में जश्न का माहौल था। लीबिया के नागरिकों को यह विश्वास या कहें कि भ्रम था कि गद्दाफी एक पीपल्स लीडर है और उसकी लीडरशिप में देश नई ऊंचाइयां छुएगा। गद्दाफी एक प्रोग्रेसिव लीडर तो था जिसने आधुनिकता को बढ़ावा दिया। उसने देश की ऑयल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर दिया। गद्दाफी ने स्कूल्स, रोड्स, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनवाए और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना शुरू कर दिया। गद्दाफी के नेतृत्व में कहते हैं कि लीबिया तरक्की कर रहा था और एक समय लीबिया में लाइफ की क्वालिटी ब्राजील और रशिया जैसी डेवलप्ड कंट्रीज से भी बेहतर मानी गई। गद्दाफी एक तरफ लीबिया को बाहरी ताकतों से तो आजाद कर रहा था, लेकिन उसने देश में लोगों की आवाज दबाकर सेना की मदद से पूरा कंट्रोल बना लिया था। He was ruling Libya with an iron fist.
गद्दाफी ने विदेशी तेल कंपनीज को निर्देश दिया कि वे अपने रेवेन्यूज का एक बड़ा हिस्सा लीबिया के साथ शेयर करें। उसने ग्रेगोरियन कैलेंडर को इस्लामिक कैलेंडर में तब्दील कर दिया और पूरे देश में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी। साल 1969 में गद्दाफी की बर्बरता अपने चरम पर तब पहुंच गई जब उसने भांप लिया कि उसके राजनीतिक विरोधी देश में तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हैं। गद्दाफी ने एक एक करके अपने राजनीतिक विरोधियों की हत्या करवानी शुरू कर दी। उसने लीबिया में रह रहे इटली के सारे नागरिकों को देश से निकलवा दिया। कहा जा सकता है कि यह अरब नेशनलिज्म और वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के बीच की लड़ाई थी। उसने इजराइल और यहूदीवाद का खुलकर विरोध किया और लीबिया से सारे यहूदियों को निकलवा दिया गया। गद्दाफी धीरे धीरे लोगों के बीच विश्वास खोता जा रहा था और पावर का कंट्रोल बटन धीरे धीरे उसके चंद क्लोज एसोसिएट्स के हाथ में आ गया था। उसके इंटेलिजेंस एजेंट्स दुनिया भर में लोगों को धमकाने और एक्साइल में रह रहे लिबियंस की हत्याएं करवाने में मशगूल थे। गद्दाफी सेना की मदद से और देशों के कॉन्फ्लिक्ट्स में हमेशा अपनी टांग अड़ाने लगा। उसने इजिप्ट और सूडान के अलावा शायद के सिविल वॉर में लिबियन मिलिट्री को इन्वॉल्व कर लिया था। गद्दाफी ने पब्लिक गैदरिंग को करप्शन की कैटेगरी में रखकर उन पर भी पाबंदी लगा दी ताकि उसके खिलाफ कोई सभा ही ना हो पाए। वहीं उसके सहयोगी तेल के व्यापार से, बिजनेस से खूब पैसा कमा रहे थे। गद्दाफी का अपने विरोधियों को इस तरह से दबाना अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को पसंद नहीं आया और लीबिया पर एक के बाद एक सैंक्शंस लगने शुरू हो गए, जिसकी वजह से एक समय फलने फूलने वाली लीबिया की इकोनॉमी देखते ही देखते गर्त में चली गई। गद्दाफी पर कई एंटी वेस्टर्न ग्रुप्स को फंड करने का आरोप भी लगा। आयरलैंड में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ने की वजह से यूके ने गद्दाफी से एक दशक से भी ज्यादा समय तक डिप्लोमेटिक टाइज कट कर लिए थे। कहा गया कि गद्दाफी के आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के साथ लिंक है। और फिर साल 1972 यानी 1972 में हुई एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी, जब एक पैलेस्टीनियन ग्रुप ब्लैक सितंबर ने इजरायली ओलंपिक टीम पर अटैक कर दिया। इस हमले में इजराइल के 6 कोचेस, 5 एथलीट्स को मिलाकर 17 लोगों की मौत हो गई। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि ब्लैक सितंबर को गद्दाफी फंड कर रहा था। गद्दाफी की सबसे बड़ी ताकत थी उसका वास्ट पुलिस नेटवर्क। लोगों को पता भी नहीं चलता था कि कब उनको स्पाई किया जा रहा है। कितनी ही बार लोगों को चलते चलते एक गाड़ी में खींच लिया जाता था और उसके बाद उनके साथ क्या होता था उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। 1984 1984 में बेंगेजी बास्केटबॉल स्टेडियम में जो हुआ वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्टेडियम में 100 से भी ज्यादा स्कूल के बच्चे जमा थे। तभी 3 जजेस ने अनाउंस किया कि वो सादिक हामिद श्वेदी का ट्रायल करेंगे। श्वेदी एक स्टूडेंट था जो कि 3 महीने पहले ही अमेरिका से लौटा था और उसने गद्दाफी की तानाशाही का खुलकर विरोध किया था। उसको लिबियन सीक्रेट पुलिस ने घर से पकड़ लिया था। श्वेदी को स्टेडियम में लाया गया और उसने सबके सामने कन्फेस किया कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। उसके बाद श्वेदी को सबके सामने फांसी दे दी गई। इस पूरी घटना को लिबियन स्टेट टेलीविजन पर टेलीकास्ट किया गया। संदेश एकदम साफ साफ था कि अगर आप गद्दाफी की खिलाफत करेंगे तो आपका भी यही हश्र होगा। 1986 में बर्लिन में हुई बमबारी के पीछे लीबिया के आतंकवादियों का हाथ माना गया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। बदले की कार्यवाही करते हुए अमेरिका ने लीबिया में कई टारगेट्स पर बमबारी की, जिसमें गद्दाफी का निवास भी शामिल था, लेकिन वो उसका बाल भी बांका नहीं कर पाए। लेकिन इस हमले में कहा गया कि उसकी अडॉप्टेड डॉटर हाना की मौत हो गई।
अपने विरोधियों और अपने डिसेंटर्स को पब्लिक में मरवा देने वाले गद्दाफी के पतन की शुरुआत कैसे हुई, ये हम आपको बताएंगे तानाशाह के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए तानाशाह गद्दाफी की कहानी सिर्फ ईयरशॉट पर। मैं हूं सौरभ भ्रमर। शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें earshot ऐप भी। Earshot, here and now.